स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये खबर सुनी है, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ था कि यूरोप के अंदर जो वहाँ की रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं, जैसे भारत के अंदर आपने देखा होगा फाइनेंशियल मार्केट को संभालने के लिए क्या है, आरबीआई है, इसके अलावा सेबी के बारे में आप जानते होंगे। उसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन के अंदर भी एक ऐसी बॉडी है जिन्होंने भारत की 6 क्लियरिंग बॉडीज को डी रिकॉग्नाइज कर दिया। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि भारत के अंदर जो क्लियरिंग बॉडीज होती हैं उनमें से 6 को डी रिकॉग्नाइज कर दिया है, और इसकी वजह से उल्टा असर क्या होगा कि जो यूरोपियन बैंक्स काम करती हैं भारत में वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगी और उनके ऊपर क्राइसिस आ जाएगा। ये आप देख सकते हो खबर, ब्लो टू यूरोपियन बैंक्स इन इंडिया, यूरोपियन यूनियन रेगुलेटर सेट टू डिस्क्वालीफाई 6 क्लियरिंग बॉडीज। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि ये है क्या, एक एक चीज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि कोई डाउट ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मौका है, क्योंकि ये जो बैच है वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर जितना भी फाउंडेशन है वो आपको बताया जाता है, यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है। और इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए, कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि ये पूरा जो कोर्स है आपको सबसे कम दाम पर मिल सके। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस हो गया, नोट्स हो गए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, मेंटरशिप हो गया, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, यूरोपियन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। अब यूरोप के बहुत सारे बैंक्स हैं, मैं आपको आगे एग्जांपल्स बताऊंगा कुछ जो कि भारत के अंदर ऑपरेट करते हैं। जैसे कि भारत की भी कई सारे बैंक्स हैं जो विदेश में ऑपरेट करते हैं। जैसे भारत के अंदर एसबीआई है, ये भारत का बैंक है, राइट, तो वो फॉरेन देशों में ऑपरेट करता है। उसी प्रकार से यूरोप के अंदर कई सारे बैंक्स हैं जो कि भारत के अंदर ऑपरेट करते हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद ऑपरेट करना हो सकता है बंद कर दें, क्राइसिस आ सकता है, जरूरी नहीं होगा, लेकिन यहां पर जरूरी यह है कि भारत के अंदर जो रेगुलेटिंग बॉडीज है, जैसे आरबीआई मैंने आपको बताया, और जो सेबी है, उनको यहां पर डील साइन करनी होगी, नेगोशिएशन करना होगा। किसके साथ? यूरोप के अंदर जो वहां की रेगुलेटिंग बॉडीज है। यूरोप के अंदर जो रेगुलेटिंग बॉडीज है उसको कहा जाता है यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी। तो आरबीआई और सेबी को मिलकर इनके साथ कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करना होगा ताकि जो यूरोपियन बैंक्स भारत के अंदर काम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। ऐसा क्यों है? देखो, ये मामला जुड़ता है यहां पर, उसको कहते हैं हम क्लियरिंग बॉडीज, या फिर इसको हम सेंट्रल काउंटर पार्टीज कह सकते हैं। डोंट वरी, आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होगा क्या होता है, लेकिन अगर मैं आपको सरल शब्दों में अभी बताऊं तो बेसिकली क्या है ना, जैसे कि मान लो आपके पास एसबीआई का अकाउंट है, ठीक है, और आपके दोस्त के पास आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है, ठीक है। तो मान लो अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है अपने अकाउंट से एसबीआई से आईसीआईसीआई बैंक में, ठीक है, तो यहां पर एक क्लियरिंग बॉडी होगा ना जो आपका पैसा इजीली यहां पर इसको ट्रांसफर कर सकेगा, सेटल कर सकेगा, जो सेटलमेंट सिस्टम हम कहते हैं ना, उसी की मैं बात कर रहा हूं। उसी तरह से मान के चलो कि आपके पास एसबीआई का अकाउंट है और आप कोई रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हो, तो जो रिलायंस का शेयर आप खरीदोगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा बीच में, ताकि आपका पैसा डेबिट हो जाए अकाउंट से और आपका जो शेयर है वो क्रेडिट हो जाए। तो ये जो सेटलमेंट होता है ना, ये सारी चीजें वो कौन करता है? वो करती हैं क्लियरिंग बॉडीज। इसको हम कहते हैं क्लियरिंग बॉडीज, और या फिर आप इसको सेंट्रल काउंटर पार्टीज भी कह सकते हैं। तो हुआ क्या है कि भारत की इस तरह की जो 6 क्लियरिंग बॉडीज हैं उसको यूरोपियन यूनियन की जो रेगुलेटर है ईएसएमए, जो मैंने आपको बताया, यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटीज, उन्होंने यहां पर इसको डिस्क्वालीफाई करने का निर्णय लिया है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो यूरोप के अंदर वाली बैंक्स हैं, यूरोप वाली बैंक जो भारत के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, उनके ऊपर असर आएगा। भारत के कोई बैंकों पर असर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। जो यूरोप की बैंक हैं जो भारत में ऑपरेट कर रहे हैं उनके ऊपर असर आ सकता है। इसको और मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन ये आप देख सकते हो वो 6 क्लियरिंग बॉडीज कौन कौन सी हैं। जैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड हो गया। ये सब क्या है? अलग अलग इनका काम है। एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग लिमिटेड, मतलब जब आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कोई शेयर वगैरह खरीदते हो, बेचते हो, तो उसको सेटलमेंट करने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो आप गोल्ड सिल्वर ऑनलाइन जो हम खरीदते हैं ना कमोडिटी मार्केट से, तो वहां पर उसको सेटलमेंट के लिए ये होता है, ठीक है। उसी तरह से इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो गया। इस तरह की आपको सभी चीजें देखने को मिलेगी।
लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अभी के लिए क्या किया गया है यहां पर, ताकि जो आरबीआई है, सेबी है, वो यूरोपियन अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर डिस्कस कर सकें, चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें, इसके लिए 30 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है। 30 अप्रैल 2023 तक का टाइम दिया गया, मतलब लगभग 5-6 महीने का। अगर ये रिजॉल्व हो जाता है तब तक तो ठीक हो जाएगा चीज़ें, लेकिन अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो डायरेक्ट असर यूरोपियन बैंकों पर आएगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो यहाँ पर मैं फिर से आपको बताता हूँ सीसीपी के बारे में, जो मैंने आपको बोला ना, क्लियरिंग बॉडीज कह लो या फिर सेंट्रल काउंटर पार्टीज कह लो, इनका बेसिकली 2 मकसद होता है। सीसीपी परफॉर्म 2 मेन फंक्शन एज द इंटरमीडियरी। मतलब ये क्या है, ये इंटरमीडियरी का काम करते हैं, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का काम करते हैं और एक प्रकार से गारंटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे कि मान लो आपके पास 100 रिलायंस के शेयर्स पड़े हैं, ठीक है, तो जब आप ये रिलायंस का शेयर बेचोगे तो आप यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका ये सेटलमेंट अच्छे से हो जाना चाहिए, आपका ये शेयर बिक जाए आराम से, और जो पैसा आना चाहिए तो उसके लिए गारंटी कौन लेगा, तो ये जो सेटलमेंट बॉडीज है ना वो गारंटी लेती हैं। मतलब ये इंटरमीडियरी की तरह काम करती हैं, ये एक प्रकार से बायर और सेलर की तरह काम करती हैं। जैसे कि मान लो आपको कोई सेल करना है आपका रिलायंस का शेयर, तो ये एक तरह से क्या बन जाएंगी, ये अचानक से बायर बन जाएंगी, मतलब ये आपके बिहाफ में यहाँ पर बाय करके इसको सेटल कर देंगी। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होगे ये कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इसका एक और मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लो जर्मनी में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब जर्मनी में बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर उसको निवेश करना है, देखो अब डायरेक्टली तो निवेश नहीं करता, लेकिन आपको पता होगा एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट, एफपीआई जिनको कहा जाता है, तो वो भी इनडायरेक्टली क्या करते हैं, हमारे देश के स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो वो अगर मान लो जर्मनी में कोई है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, वो भारत के अंदर निवेश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कौन सा बैंक प्रेफर करेगा, वो अपना यूरोप के अंदर जो बैंक है उसको प्रेफर करेगा, जर्मनी का बैंक है उसको प्रेफर करेगा, तो उनके माध्यम से भारत में वो ट्रेड करता है, निवेश करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जो बैंक्स हैं यूरोप की, वो तो क्या करेंगी, बस पैसे को ट्रांसफर करने का काम करती है। बैंक का मेन काम यही है कि पैसे को ट्रांसफर करो, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर जो आपका ट्रेड है उसको सेटलमेंट करने के लिए कौन सी काम आएंगी बॉडीज, ये जो भारत के अंदर क्लियरिंग बॉडीज हैं वो काम आएंगी। अब मान लो अगर यूरोप ने यहां पर इन बॉडीज को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, अगर वो डी रिकॉग्नाइज कर दिया तो यूरोपियन बैंक क्या है, बीच में फंस जाएंगी। फिर जो यूरोपियन बैंक है वो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी। जब वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाएंगी तो इनका वजूद एक प्रकार से खत्म हो जाएगा, और इसलिए ये क्राइसिस में चल रही हैं। तो आई होप कि अगेन आप चीज़ों को समझ पा रहे होगे, चाहे फॉरेक्स का ट्रांजैक्शन हो, मान लो कोई डॉलर से रूपी में कन्वर्जन हो गया, जितना भी चीज़ होता है ना फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो भी सेटलमेंट का काम होता है, तो वो क्लियरिंग बॉडीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार यूरोप की रेगुलेटर ने आखिरकार उनको डी रिकॉग्नाइज क्यों करने का निर्णय लिया। देखो यहां पर जो यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटीज हैं, उन्होंने यहां पर यह कहा है कि देखिए हम यहां पर रिव्यू कर रहे थे, ठीक है। उनका यह कहना है कि 21 सितंबर 2020 के पहले जितने भी पार्टीज को रिकॉग्नाइज किया गया था हमारे द्वारा, उसको हम रिव्यू कर रहे थे, लेकिन हमने ये पाया कि भारत की जो क्लियरिंग बॉडीज हैं, ठीक है, उनको हम डी रिकॉग्नाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो ईएसएमए है उनका कोई डील नहीं है आरबीआई के साथ और सेबी के साथ। तो ये लोग क्या चाहते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, ईएसएमए ये चाहता है कि भारत की ये जो क्लियरिंग बॉडीज हैं, ये जो 6 क्लियरिंग बॉडीज मैंने अभी आपको सारे नाम दिखाए, ये 6 क्लियरिंग बॉडीज, इनके ऊपर कंट्रोल रखे। मतलब यूरोप का रेगुलेटर चाहता है कि वो इसके ऊपर कंट्रोल रखे, लेकिन आरबीआई और सेबी कहती है कि देखिए हम आपको इसका कंट्रोल क्यों रखने देंगे, ये तो भारत की बॉडीज हैं, हमको जिस तरह से ऑपरेट करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने हैं, हमको लगता है कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक हमें लगता है यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तो हम यूरोप की बाहर के देशों के रेगुलेटर्स का दखल क्यों बर्दाश्त करें। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यूरोप की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो चाहती हैं कि कंट्रोल रखें, लेकिन भारत की आरबीआई और जो सेबी है वो कहती है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, और इसीलिए डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है भारत के रेगुलेटरी बॉडीज में और यूरोप के रेगुलेटरी बॉडीज में। और जैसा मैंने बताया, इसका अल्टीमेट असर किसके ऊपर होगा, अल्टीमेट असर होगा यूरोपियन बैंक्स के ऊपर, भारत के बैंकों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि मान लो, एक और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो एसबीआई है, ठीक है, और एसबीआई के ब्रांचेस यूरोप के अंदर भी हैं, जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा एसबीआई का ब्रांच। अब मान लो आरबीआई कोई नियम लेकर आती है जिसको एसबीआई को फॉलो करना पड़ता है, और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एसबीआई बंधी हुई है भारत के रेगुलेशन की वजह से।
आ रहा है समझ में? क्योंकि एसबीआई को क्या फॉलो करना है, क्योंकि वो भारतीय बैंक है, तो वो आरबीआई जो बोलेगी वो फॉलो करना है। तो यहाँ पर आरबीआई ने जो अगर बोल दिया कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, अगर वो फॉलो नहीं कर पा रही है तो उसको यूरोप से विड्रॉ करना पड़ेगा। तो कुछ वैसा ही मामला है। यूरोप के बैंक हैं जो कि भारत के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, और अगर यूरोप के रेगुलेटर यहां पर कोई भी निर्देश देते हैं तो वो उन बैंकों को फॉलो करना पड़ता है। सिंपल सा चीज है। तो यहां पर यही मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे ये आप यूरोप के कुछ बैंक्स देख सकते हो, बीएनपी परिबास हो गया, ड्यूश बैंक हो गया, तो इस तरह के कई सारे बैंक्स हैं जो कि भारत के अंदर ऑपरेट करते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि वो ऑपरेट तो करते हैं लेकिन बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर डोमेस्टिक फॉरेक्स हो गया, फॉरवर्ड मार्केट में, स्वैप मार्केट में, इक्विटी मार्केट में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि यूरोप के अंदर कोई बैठा व्यक्ति है, वो यहाँ पर ट्रांजैक्शन करता है इन बैंकों के माध्यम से, लेकिन अल्टीमेटली वो सेटलमेंट का काम कौन करेगा? जो भारत की क्लियरिंग बॉडीज हैं। लेकिन भारत की क्लियरिंग बॉडीज को अगर ये डी रिकॉग्नाइज कर देंगे तो ये लोग ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, और इसी की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी और उनको भारत छोड़कर जाना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर से आपको पता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के माध्यम से पैसा आता है भारत के अंदर, डॉलर्स आते हैं, जिसमें से 20% जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो यूरोप के हैं। ठीक है, तो ये जो एफपीआई है ना, उनके ऊपर असर आ सकता है। ये जो डॉलर हमारे पास आना चाहिए था, हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आ जाए अगर ये सारी चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती हैं। लेकिन लेट्स सी, अप्रैल तक का टाइम है जैसा मैंने बताया, और हो सकता है कि ये टाइम को फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए। डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या कोई डील हो पाती है कि नहीं। जो यूरोप के बैंक्स हैं उन्होंने भारत सरकार से भी बात करने की कोशिश की है, रेगुलेटर्स के साथ बात करने की कोशिश की है, क्योंकि अल्टीमेट असर इन्हीं के ऊपर आएगा। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह से चीज़ें रिजॉल्व हो पाए। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि जो सेबी है ना, वो लगभग एडवांस लेवल पर आ चुकी है अंडरस्टैंडिंग में। मतलब ईएसएमए के साथ जो यूरोप के रेगुलेटर्स हैं उनके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर डील साइन करने के लिए रेडी है। लेकिन अभी तक आरबीआई का कुछ पता नहीं है कि क्या आरबीआई इसको लेकर रेडी है कि नहीं, वो तो समय बताएगा। बट आई होप कि ये जो पूरी खबर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल आपको बताना है कि स्टेरिलाइजेशन फॉर फॉरेन इनफ्लो इसका मतलब क्या होता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।